अब जरा जल्दी से आना चाहता हूं जयशंकर जी, एक ओबीसी के मसले को यहां छेड़ा है राहुल लाल जी ने। क्या आपको लगता है कि ये जो दोनों चुनाव हैं, इन दोनों चुनावों में ओबीसी का मामला कुछ बड़ा काम कर सकता है, जिसको राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं और कई जगह लोगों ने माना है कि नहीं, ये बैकफायर भी कर सकता है या किया भी है। लेकिन क्या इन दोनों राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी का मामला कितना यहाँ पर इम्पोर्टेंट नजर आता है जयशंकर जी? नहीं, खासतौर से झारखंड की राजनीति में अगर आप देखिए तो आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी हैं, इनका जो समीकरण बनता है तो इंडिया अलायंस ने उसको साधने की कोशिश की है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, हरियाणा में भी ओबीसी बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन कांग्रेस के पास ओबीसी लीडरशिप का अभाव था और ओबीसी पर फोकस नहीं कर पाई कांग्रेस। एक बात हो सकती है, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र की स्थितियां अलग हैं। एक तो महाराष्ट्र में सामाजिक आंदोलन बहुत होते रहे लगातार, और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हिस्सा रहा, कांग्रेस की सहभागिता रही उन आंदोलनों में, तो वो एक इशू है। और झारखंड में भी जैसे आरजेडी साथ में हो गया, सीपीआईएमएल आ गया साथ में, आपके मोर्चे में आ गया, कांग्रेस है ही है झारखंड। देखिए, कांग्रेस का मजबूत जनाधार झारखंड में बहुत पहले से ही रहा है, ऐसा नहीं है। फिर बाद में, उसके बाद जब गुरु जी शिबू सोरेन जी का उद्भव हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झारखंड के लिए आंदोलन चला, उसमें शिबू सोरेन सर्वमान्य नेता के रूप में उभर करके आए। तो आदिवासियों के तो हैं वो अबुआ दिसुम जिनको कहा जाता है, तो उनकी अपनी एक पकड़ है। और ये जो आरजेडी और सीपीआईएमएल का एक साथ जुड़ जाना उस सामाजिक समीकरण को साध पा रहा है। महाराष्ट्र के मामले में देखिए, जो सबसे बड़ा सेल्फ पोल भाजपा के लोगों ने किया है, वो आज एक बयान जो आ गया उनका कि साहब, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक जीत करके आएंगे मुख्यमंत्री उसी का होगा, और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि भाई, आधी से अधिक सीटें तो आप ही लड़ रहे हैं, 150, 55 या 56 जो भी है आप ही लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 156 लड़ने वाला ही ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगा। जो बाकी आधे में सिमट गए हैं दो घटक, तो उनकी सीटें तो ज्यादा नहीं होगी। अब ये बात शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे गुट वाले लोग हैं, या एनसीपी का जो अजित पवार साहब के जो लोग हैं, उनके अंदर बेचैनी पैदा करेगा। और वो बेचैनी, देखिए क्या है, बात क्या है कि कोई वैचारिक मतभेद के कारण तो ये पार्टियां बनी नहीं है। ये तो सुविधा का एक समीकरण था। जेल जाने से बचना है, ईडी सीबीआई के छापों से बचना है, और सरकार में कुछ मिल जाए तो माल मलाई मिल जाएगी, उसकी हिस्सेदारी ले लेनी है। इसलिए लोग चले गए एनसीपी अजित पवार के साथ, या उद्धव ठाकरे को छोड़ करके एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ। तो विचारधारा उनकी वही है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, विचारधारा उनकी वही है जो शरद पवार की शिवसेना की, एनसीपी की है। तो उन्हीं के साथ अगर ये इस तरह की बात लगेगी कि हाँ साहब, अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना है तो फिर हम क्यों रहेंगे इसके साथ? तो ठीक है, उप मुख्यमंत्री तो हम इंडिया अलायंस में भी जाकर के बन जाएंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों हो सकते हैं। तो ये सिनारियो बनेगा तो हमको लग रहा है कि शिवसेना और इसमें भगदड़ मच सकती है। ये एनसीपी के काडर वोट में जो है, वो कहीं ना कहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ जाएंगे लोग। और जो बार बार मैं कहता हूं कि विदर्भ का इलाका जो कांग्रेस का बहुत बड़ा मजबूत जनाधार रहा, उस समय जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद भी जब वहां गई थी तो काफी उनको वहां लोगों ने रेस्पेक्ट दिया था, उनको समर्थन मिला था वहां पे। तो वो अपना एक अलग प्रभाव क्षेत्र, उसी में फिर शिवसेना ने कुछ हिस्सेदारी बटाने की कोशिश की। मराठवाड़ा का इलाका है। अब एक डर जो मुझको लग रहा था बीच में, जो मेरी बातें हो रही थी वहां के लोगों से, कि शायद बहुजन विकास अघाड़ी जो है, प्रकाश अंबेडकर साहब की जो रिपब्लिकन पार्टी थी, उन्होंने बनाई है बहुजन विकास अघाड़ी, और उसी में असदुद्दीन ओवैसी के आईएमएम जो है, वो लोग भी होंगे। तो पिछली बार कांग्रेस की हार में बहुत बड़ा योगदान इन दोनों लोगों का था, खासतौर से जो निजाम से के इलाकों से जुड़े वाले महाराष्ट्र के इलाके हैं, उन इलाकों में। लेकिन अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, वहां के लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं लोग, कि पिछली बार इन्होंने कांग्रेस को हराने का खेल खेला था और कुछ बात नहीं थी। एक्सपोज हो जाने के बाद अब इनको कोई पूछ नहीं रहा है। रिपब्लिकन पार्टियों की हालत ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाई थी रिपब्लिकन पार्टी, उसमें इतने धड़े होते चले गए और सब राजनीतिक सौदेबाजी करने के चक्कर में अपना जनाधार खोते चले गए। रामदास अठौली की हालत यही है, वो एक विदूषक बन गए हैं, विदूषक से अलग उनकी कोई छवि नहीं रह गई है।
और जैसे वो तो है ना कि 100 जूते पड़े तमाशा घुस के देखो, कि उनको बेइज्जत भी करते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना शेरो शायरी में लगे रहते हैं, मोदी जी को खुश करने, अमित शाह जी को खुश करने, और खुश करने के बदौलत एक एमएलए का टिकट भी नहीं मिला। तो वहाँ का जो बहुत बड़ा दलित आबादी है महाराष्ट्र में, खासतौर से विदर्भ के इलाकों में भी जो है, आपको बता दूं मैं कि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, लेकिन नागपुर में कभी भाजपा के जनसंघ के लोगों को कोई प्रश्रय नहीं दिया। नागपुर के लोगों ने, विदर्भ के लोगों ने कभी नहीं दिया। पहली बार बनवारी लाल पुरोहित जी जीत करके आए थे, उसके बाद नितिन गडकरी हुए हैं 2 बार 3 बार जो सांसद बने हैं नागपुर से। उसके पहले कभी होता ही नहीं था, कांग्रेस के ही सांसद और विधायक उन्हीं के चुने जाते थे, और अभी भी विधायकों में ज्यादातर विधायक कांग्रेस के ही वहां होते हैं। तो विदर्भ का इलाका वो है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि देखिए, अगर महागठबंधन, महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस जो भी कहिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें लोग छोड़ रहे हैं शायद, मुंबई के कुछ इलाकों में भिवंडी और कुछ इलाकों में, या मालेगांव और धुले के कुछ इलाकों में कुछ सीटें शायद छोड़ रहे हैं लोग। अगर इंटैक्ट रहा, इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहा झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, और ईमानदार रहा, देखो ईमानदारी की बात तो क्लियर है, क्योंकि झारखंड में कोई डिस्प्यूट नहीं है। सरकार बनेगी तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री हैं वही बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। कल्पना सोरेन महत्वपूर्ण भूमिका में उभर करके आएंगी, ये बात तो तय है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के अपने दावे हो सकते हैं, चूंकि लोकसभा के सांसद उनके ज्यादा जीते थे, लेकिन जन सामान्य की बात यही है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। जितने सर्वेक्षण भी आ रहे हैं उसमें सबसे अधिक अगर लोगों की पसंदगी आ रही है तो उद्धव ठाकरे के लिए ही आ रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने भी लगभग मान लिया है, और उसमें हो सकता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय या उप मुख्यमंत्री का पद, ये सब एनसीपी को भी और कांग्रेस को मिल सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अगर ईमानदार रहा गठबंधन, और रैलियों के अलावे, चुनावी सभाओं के अलावे बूथ मैनेजमेंट और काउंटिंग मैनेजमेंट भी इंडिया अलायंस के लोगों ने उतना ही मुस्तैदी और मजबूती के साथ कर सके जैसे कि लोकसभा में किया था, तो राजीव जी, मैं कह रहा हूं कि चमत्कार भी इस बार कारगर नहीं हो पाएगा। ये मेरा अपना मानना है। हालांकि चमत्कार को नमस्कार करना ही चाहिए। कब कौन सा खेला हो जाएगा, कब ईवीएम कौन सा खुल जाएगा, कौन 99% रहेगा, कौन 60% रहेगा, इसकी तो गारंटी हमारे पास, हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग तो जो एनालाइज करते हैं, जो देखते हैं, सिनारियो को देखते हैं, जो लोगों से बातचीत होती है, चाहे मुंबई में हो, चाहे नागपुर में हो, या महाराष्ट्र के और इलाकों में हो, या रांची, गुमला या गिरिडीह के इलाकों में हमारे लोग, जो लोग पुराने लोग संपर्क बने हुए हैं, उनसे जो बातचीत होती है, जो सिनारियो देखने को मिलता है, उसके हिसाब से तो अभी यही लग रहा है कि दोनों राज्यों में एनडीए बहुत बुरी हालत में जाएगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनते हुए दिख रही है। आगे क्या होगा अभी लंबा समय है। जी राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूँ, क्लोजिंग करना चाहेंगे अब इस कार्यक्रम को, और प्रशांत जी आगे क्या कुछ देख रहे हैं आप? अभी यहाँ तो घूम रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर महाराष्ट्र